नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेडियो एजाइल में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एनजीटी को, जिसे हमने 20 क्वेश्चन में पूरी तरह से कवर किया है। और आपको बस एक काम ये करना होगा कि जितने भी फैक्ट्स मैं ओरली आपको बताऊंगा वो आपको नोट करते जाना है, और उसके बाद आपको एनजीटी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बाद विश्व का तीसरा देश कौन सा है जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया है? तो वो देश है भारत। और अगर विकासशील देशों में स्थान की बात करें तो भारत का प्रथम स्थान है, विकासशील देशों में प्रथम स्थान है। और इसका जो गठन किया गया था वो 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो देखिए, इसका जो गठन किया गया था राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, इजीली आप गेस कर जाओगे। बस आपको याद रखना है क्या, 2010। इसका सन याद करना है कि ये कब आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संबंधित नहीं है? तो देखिए, आदर्श कुमार गोयल जी हैं, हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं एनजीटी के। लोकेश्वर सिंह पंत ये पहले अध्यक्ष रहे हैं, प्रथम अध्यक्ष रहे एनजीटी के। और एचएल दत्तू ये ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड हैं, एनएचआरसी के ये भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और वर्तमान में अरुण मिश्रा जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचएल दत्तू सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन कानूनों के तहत एनजीटी नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो एनजीटी टोटल 7 अधिनियम हैं जो कि एनजीटी के अंतर्गत आते हैं, और यही इसके अधिकार क्षेत्र में हैं जिनके अंतर्गत वह नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित होते हैं। तो इसमें देखिए, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और जल प्रदूषण उपकर अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, इनके सन आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये सारे अधिनियम हैं जो कि एनजीटी के अंतर्गत सुने जाते हैं। और तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण की चुनौतियों में शामिल नहीं है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, ये दोनों चूंकि पर्यावरण से रिलेट तो करते हैं, लेकिन इनको एनजीटी की अधिकार से इनको बाहर रखा गया है, तो ये चुनौती के रूप में काम करते हैं। और 6 माह में एनजीटी के मामलों का, किसी भी पर्यावरण से संबंधित मामलों का निपटारा, क्योंकि एनजीटी के ये उद्देश्य में, इसका उद्देश्य यही था कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले होंगे उनका शीघ्र निपटारा किया जाएगा और 6 माह के अंदर ही उसका निर्णय दिया जाएगा। तो ये भी एक चुनौती के रूप में शामिल किया जाता है। तो ए और बी सी तीनों होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक और चुनौती बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि एनजीटी के कई निर्णयों को उच्च न्यायालय में धारा 226 के तहत यह कहकर चुनौती दी जाती है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है, जबकि एनजीटी कौन सी है, हमारी संवैधिक संस्था है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ वो एक अधिनियम के थ्रू हुआ ना। तो ऐसे जिन मामलों को हम चुनौती नहीं दे सकते हाई कोर्ट में, तो उनकी परिभाषा यहाँ पर उनको परिभाषित नहीं किया गया। तो यहाँ भी एक दोनों के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये भी एक चुनौती है इसके लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कहाँ एनजीटी की पूर्वी शाखा स्थापित की गई? तो देखिए, एनजीटी का जो मेन मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, और इसकी जो सेंट्रल ब्रांच है वो भोपाल में। और दक्षिणी की बात करें तो चेन्नई में इसकी एक शाखा है, और पूर्व में कोलकाता में एक शाखा है। तो पूर्वी शाखा, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। और पुणे ये इसकी पश्चिमी शाखा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एनजीटी का कार्य नहीं है? तो देखिए, पर्यावरण बचाओ तथा वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण संबंधी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन, क्षतिग्रस्त व्यक्ति और संपत्ति को अनुतोष अर्थात हर्जाना देना। तो ये तीनों तो क्लियरली आपको दिख रहे हैं कि ये एनजीटी से तो संबंधित होने ही वाले हैं। बात आती है कि विभिन्न दबाव तथा राजमार्ग के चौड़ीकरण से राष्ट्रीय उद्यान का बचाव। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केंद्र सरकार का विषय है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार का, अभ्यारण्य राज्य सरकार के विषय में आता है। तो राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी संबंधित मामले होंगे वो केंद्र सरकार देखेगा। तो यहाँ पे एनजीटी का ये कार्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनजीटी के द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
चूँकि एनजीटी एक ट्रिब्यूनल के तहत काम करता है और इसकी अपनी अपीली क्षेत्राधिकार है, तो ये इसके जो निर्णय हैं अगर उसको कोई भी व्यक्ति अगर उसका पालन नहीं करता है तो ये 3 साल तक सज़ा का प्रावधान भी कर सकता है और मैक्सिमम 10 करोड़ तक का ये जुर्माना लगा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कानून के तहत एनजीटी खतरनाक पदार्थ से दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए हर्जाना दिलाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है लोक दायित्व बीमा अधिनियम। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा बीमा अधिनियम, तो बीमा के तहत ही आप किसी को हर्जाना देंगे, तो इस अधिनियम के तहत वो दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए हर्जाना देता है। जैसा कि हमने अभी ऊपर एक डिस्कस किया था कि 4 मामले हमने ऊपर देखे थे, उसके 4 अधिनियम जिनके अंतर्गत एनजीटी मामलों की सुनवाई करता है, और बाकी जो 3 हैं वायु प्रदूषण वाला हो गया और एक जैव विविधता अधिनियम हो गया और जल प्रदूषण अधिनियम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनजीटी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें, वेतन भत्ते आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक बात जो हर आयोग में लागू होती है लगभग कि एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद इनके सेवा शर्तों पे कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई, अपीलीय क्षेत्राधिकार, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य होना, और सतत विकास, प्रदूषण भुगतान आदि सिद्धांतों का पालन। तो देखिए इसमें जो ये बाध्य होना ये गलत है। यहाँ पे 1908 की जो नागरिक प्रक्रिया संहिता है तो इसके पालन करने की बाध्यता एनजीटी के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें एक और अधिनियम है जिसके लिए इसको बाध्य नहीं किया गया है, वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तो इसी का भी पालन करने के लिए एनजीटी को बाध्य नहीं किया गया है। तो ये मामले एनजीटी में हैं और ये भी है, और इसके जो निर्णय होंगे उनमें सतत विकास, प्रदूषण भुगतान और निवारक, ये कुछ ऐसे सिद्धांतों को रखा गया है कि ये उसके निर्णयों में शामिल ज़रूर से ज़रूर होना ही चाहिए। तो इन नियमों का ये पालन भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनजीटी क्या है? तो एनजीटी एक सांविधिक निकाय है, जाहिर सी बात है, इसका अधिनियम के थ्रू इसका क्रिएशन हुआ है, तो ये एक सांविधिक निकाय होगी। बहुसदस्यीय, तो देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है, 10 से 20 के अंदर इसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 न्यायिक सदस्य, और इसी तरह विशेषज्ञ सदस्यों की भी नियुक्ति की जाती है। तो ये बहुसदस्यीय निकाय भी है, और हाई कोर्ट के समान इसका दर्जा, इसका जो पद है हाई कोर्ट के समान है। तो ये सारे इसके एनजीटी के अंतर्गत इसकी विशेषताओं में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? तो इसमें परामर्श लिया जाता है किसके? भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ये काम किया जाता है। और एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 5 साल के लिए पद धारण करना और छुट्टी, यहाँ पद मुक्ति है, यहाँ पे छुट्टी नहीं पद मुक्ति। अध्यक्ष और सदस्य कहीं और रोजगार के लिए पद के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी भी सदस्य को फिर से नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो देखिए ये तीनों जो जितने भी कथन हैं ये तीनों इसके अध्यक्ष और सदस्यों के लिए लागू होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जांच के दौरान एनजीटी को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है? तो जांच के दौरान इसे सिविल न्यायालय की शक्ति 1908 के अधिनियम के थ्रू इसे प्राप्त होती है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908। एनजीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो एक एनजीटी के देखिए अध्यक्ष का कार्यकाल, अगर एनजीटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश है तो उसके लिए जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष और 70 वर्ष का होगा। अगर हाई कोर्ट के किसी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष के पद पर तो उसके लिए जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष 67 वर्ष होगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को न्यायिक सदस्य के तौर पर नियुक्ति करते हैं तो उसके लिए 5 वर्ष 70 वर्ष। इसी प्रकार हाई कोर्ट के अगर किसी न्यायाधीश को न्यायिक सदस्य के तौर पर नियुक्त करते हैं तो उसके लिए 5 वर्ष 67 वर्ष। और जो इसके विशेषज्ञ सदस्य होते हैं उनके लिए जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष 65 वर्ष।
तो देखिए इसमें ये दोनों आंसर हमारे सही होने वाले हैं, लेकिन अगर दोनों आंसर दे के रखे, वैसे आपको देगा नहीं दोनों, पर अगर देता है तो आपको 5 वर्ष 70 वर्ष लगाना है। आगे बढ़ते हैं। एनजीटी की संरचना में शामिल नहीं है एक अध्यक्ष, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य, जैसा कि ऊपर हमने चर्चा करी थी 10 से 20, 10 मिनिमम और 20 लगभग पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए। यही प्रावधान विशेषज्ञ सदस्यों के लिए भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा क्या, सही सभी। एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, बिल्कुल सही बात है। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो वो एनजीटी के अध्यक्ष बनने के लिए योग्यता रखता है। उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश हो, ये भी एनजीटी के अध्यक्ष के लिए योग्यता रखता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, देखिए इसमें कहीं कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, क्योंकि अधिकतर आपको मिलेगा कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसे ही एनजीटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है, बल्कि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें न्यायिक सदस्य के तौर पर नियुक्ति की जाती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए तथा बी, लेकिन कहीं कहीं पे इन तीनों को भी शामिल किया जाता है। तो वैसे तो क्वेश्चन में आपको ये तीनों मिलेंगे नहीं, पर अगर मिलता है तो आप, अगर उपरोक्त में से तीनों का अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो उपरोक्त में से तीनों लगाइएगा, और अगर इन दोनों का ऑप्शन मिलता है तो आप सिर्फ दो ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनजीटी के गठन तथा संरचना से संबंधित। तो एनजीटी के गठन और संरचना से धारा 3 इसके गठन से संबंधित है, धारा 4 में इसकी संरचना, और धारा 5 की बात करें तो इसमें इसकी जो सदस्य और अध्यक्ष हैं इनकी योग्यताओं का वर्णन किया गया है। धारा 6 में उनकी नियुक्तियों का वर्णन किया गया है, कैसे इनकी नियुक्ति की जाएगी। जैसे कि जो इसके न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो एक चयन समिति के आधार पर, जिसका गठन केंद्र सरकार करती है, चयन समिति के परामर्श पे की जाती है। और धारा 7 में इसकी पदावधि, इनकी जो अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि का निर्धारण है। और धारा 8 क्या करता है कि जो इनसे पद त्याग से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो धारा 8 में है। धारा 9 की बात करें तो इसमें वेतन और सेवा शर्त, और धारा 10 में क्या है, इनको पद से किस प्रकार हटाया जाएगा, जैसे दिवालिया होने पे या मानसिक रूप से बीमार होने पे इनको केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जा सकता है इनके पद से, ऐसे कुछ प्रावधान किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलनों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ये भी पर्यावरण से संबंधित है। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992, इसी के तहत एनजीटी का गठन किया गया था। और एनजीटी जो अधिनियम भारत सरकार के द्वारा 2010 में लाया गया था वो इसी अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपको एनजीटी को पूरी तरह से इसमें कवर किया गया है, इससे बाहर कहीं भी कुछ नहीं है। हाँ, एक बात आपको और नोट करनी है कि वो एनजीटी का जो संविधान में उल्लेख है, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको गठन किया गया है, तो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 21। तो इसमें राइट टू लाइफ, जीवन जीने का जो अधिकार है उसके अंतर्गत, क्योंकि इसमें हमारे शुद्ध वातावरण का भी अधिकार हमारे जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, तो इसलिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एनजीटी की स्थापना की गई है। तो ये अतिरिक्त में आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए